हेलो जी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम एक नई हिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं। आज हम जर्मन हिस्ट्री की यहाँ पर के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा हमें इस प्ले लिस्ट में। तो जब हम जर्मनी हिस्ट्री की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले शुरुआत जर्मनी हिस्ट्री कब से शुरुआत मानी जाती है उसको देखना पड़ेगा सबसे पहले। तो जर्मनी हिस्ट्री का यहाँ पर सबसे पहले जर्मन ट्राइब की बात आती है। तो जर्मन ट्राइब का मतलब ये है कि हर सबसे पहले लोग जनजाति के हिसाब से रहते थे, तो उसी तरह से एक जर्मन ट्राइब भी थी। तो ये जर्मन ट्राइब वो ट्राइब कहलाती है जो कि जर्मन भाषा जिनकी लैंग्वेज है और जिनका कल्चरल रूट जर्मनी से निकल के आता है। ये यहाँ पर जैसे कुछ एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। ये विसिगोथ, फ्रैंक्स, ये कुछ जाति है जो जर्मन ट्राइब में आती है। गोथ्स, सैक्सन्स। तो यहाँ पर हमें समझने वाली बात ये है कि ये ट्राइब सबसे पहले जो निकल के आई थी उसके बारे में जानकारी हमें जूलियस सीजर, जो कि रोमन एम्परर थे, उन्होंने अपने जब उन्होंने एक आक्रमण किया था, तो आक्रमण उन्होंने जर्मन ट्राइब के ऊपर किया था। तो उसको वो जर्मन ट्राइब को अपने अधीन नहीं कर पाए जूलियस सीजर। तो यहाँ पर इसका उन्होंने अपने जिक्र किया था किताब में। तो सबसे पहले जानकारी हमें जर्मन ट्राइब से जूलियस सीजर से ही मिलती है। तो यहाँ पर ये हो गया था कि ये जो जर्मन ट्राइब थी ये जर्मनी में रहती थी। और जर्मनी इस समय जैसे आज के टाइम पर तो बहुत डेवलप्ड है, लेकिन पहले ये काफ़ी अनडेवलप्ड जगह था और पूरा जंगल जंगल रहता था इस इलाके में इसको। और यहाँ पर जर्मनी ट्राइब बहुत ही खूंखार टाइप की ट्राइब थी। यानी कि उसको उसका पूरा जो शैली था वो आक्रमण के हिसाब से था। यानी वो बहुत ही खूंखार शैली के लोग रहते थे जर्मनी में इस समय। रोमन ने इनके ऊपर बहुत बार आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन हर बार जर्मनी ट्राइब इनको रोमनों को हरा देती थी। अच्छा, यहाँ पर मैं एक जिक्र भी कर देता हूँ लड़ाई के बारे में। बैटल ऑफ ट्यूटोबर्ग फॉरेस्ट, ये लड़ाई हुई थी 9 AD में। ये जर्मनी पीपुल और रोमन्स के बीच में लड़ाई हुई थी, जिसमें जर्मनी पीपुल ने रोमन आर्मी को हरा दिया था। और जर्मनी पीपुल को इस बार नेतृत्व यहाँ पर आर्मीनियस ने किया था, जिसको जर्मन भाषा में हरमन के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है। इसके बाद इस लड़ाई के बाद रोमन ने कभी भी जर्मनी को कॉन्क्योर करने के बारे में नहीं सोचा। जो जर्मनी पीपुल्स है, जैसे कि पहले भी बता दिया हमने, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री एंड वॉरियर लोग रहते थे। और जो फियर्सली डिवोटेड, यानी अपने जो सेना के नेता थे उनके ऊपर ये बहुत ही ज़्यादा निर्भर रहते थे। और जो उनके नेता सैनिक नेता कहते थे उनकी बातों में विश्वास भी करते थे वो। अब यहाँ पर हमें रोमन साम्राज्य जो था वो 4th सेंचुरी आते आते विघटन होने लग गया था उसका। अब ये यहाँ पर ये विघटन क्यों हुआ था? क्योंकि हुन्स, आपने सुना होगा, हुन्स एक एशियन ट्राइब थी। वो आक्रमण कर दिया था उसने रोमन एम्पायर के ऊपर। तो रोमन एम्पायर कहाँ तक था पहले? रोमन जो हमारा आज का पूरा यूरोप है उसमें इंग्लैंड शामिल है, फ्रांस शामिल है, इटली शामिल है, इस सब में। और जर्मनी का ये पश्चिम वाला भाग भी रोमन के साम्राज्य में आ गया था। ये सारा जो रोमन के अधीन था। लेकिन जब हुन्स ने आक्रमण किया तो ये तेज़ी से विघटन हुआ और पूरा रोमन साम्राज्य विघटन हो गया उसके कारण। लेकिन एक ईस्ट रोमन आपने सुना होगा, जिसमें कोस्टंटीपुर के बारे में, जो कि आज के दौर में तुर्की में है, वो बचा रहा, जिसे हम ईस्टर्न रोमन एम्पायर आगे पढ़ेंगे। लेकिन वेस्टर्न यूरोपियन एम्पायर, जो कि अभी हमने पढ़ लिया था, जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस और इटली शामिल है, ये सारा विघटन होके हुन्स के आक्रमण से पूरा रोमन की सत्ता यहाँ से हट गई थी। अब जब रोमन की सत्ता इन जगहों से हट गई थी तो उनकी जगह किसने ली? उनकी जगह इन जर्मन ट्राइब्स ने ली, जिसमें सबसे पहले नाम आता है मेरोविंगियंस का, जो कि फ्रैंक्स के नाम से भी जाना गया जाता है इन्हें। ये मेरोविंगियंस का फाउंडर जो थे, इनका नाम था क्लोविस। क्लोविस को आज के दौर में फ्रांस का फाउंडर कहा जाता है, यानी फाउंडिंग फादर ऑफ फ्रांस क्लोविस को माना जाता है। ये फ्रैंक्स जो फ्रांस शब्द निकला है वो फ्रांस से ही निकला है।
फ्रांस शब्द फ्रैंक से निकला है। तो ये इन्होंने कब उस सत्ता में हथिया लिया था, जब पाँचवीं, और जब रोमन का विघटन होने लग गया था तो इन्होंने रोमन की जगह लेनी शुरू कर दी थी। और इन्होंने, ये जो क्लोविस था, इन्होंने क्रिश्चियनिटी को भी स्वीकार कर लिया। इससे फ़ायदा ये मिला कि रोमन जो लोग थे उन्होंने इनको अपना राजा मानना स्वीकार कर लिया, क्योंकि क्रिश्चियनिटी, रोमन जो लोग थे वो क्रिश्चियनिटी के ऊपर उनका धर्म था। तो जब इन्होंने क्रिश्चियनिटी अपना लिया तो फिर उनको भी कोई दिक्कत नहीं रही इनको अपना राजा मानने में। अब क्लोविस जो था उसने क्या किया, अपने जो शासन था उसको अपने बेटों में बराबर बराबर बांट दिया। ये फ्रैंक्स का एक पॉलिसी थी कि फ्रांस हर समय क्या करते थे, अपने जो भी उनके बेटे थे उनको सबको बराबर बराबर प्रॉपर्टी में हिस्सा देते थे, जिनका उनको नुकसान भी सहना पड़ा, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। लेकिन ये मेरोविंगियंस, क्लोविस की मृत्यु के बाद धीरे धीरे इनकी सत्ता कमज़ोर होने लग गई और इनकी जगह दूसरी साम्राज्य ने लिया, जिसको हम कैरोलिगियंस कहते हैं। ये भी फ्रैंक्स ही थे। ये पहले तो ये क्या थे, ये मेरोविंगियंस के अधीन थे, यानी उनके सब ऑर्डिनेट थे ये। लेकिन जैसे जैसे कमज़ोर होते गए मेरोविंगियंस, वैसे वैसे कैलोगिरियंस ने इनकी जगह लेनी शुरू कर दी। अब इन्होंने क्या किया था, इनके समय में महत्वपूर्ण घटना ये हुई थी कि इनके मुस्लिम आक्रमण शुरू हो गया था यूरोप में। तो इन्होंने क्या किया, मुस्लिम आक्रमण को सामना किया और उनको मुस्लिमों को हराया। बैटल ऑफ टूर्स और पेरिस एक जगह फ्रांस में, वहाँ पर इन्होंने मुस्लिम जो आक्रमणकारी थे उनको हराया। इसके अलावा इन्होंने मुस्लिमों का यहाँ पर बुरगुंडी में शासन हो गया था, वहाँ से भी मुस्लिमों को हटाया इन्होंने। तो ये सब कैलोगिनियस ने किया था। और ये क्या हुआ था कि अभी तक ये मेरोविंगियंस राजा ही थे। राजा इसलिए थे क्योंकि सत्ता तो इनके पास थी कैलोगिनियंस, लेकिन नाम का राजा मेरोविंगियंस का था। वो इसलिए था क्योंकि जो मेरोविंगियंस की सिद्धांत था वो ये था कि राजा जो है वो ब्लड के आधार में है, यानी जो राजा है उसका, क्योंकि वो मेरोविंगियंस का ही होना चाहिए, तभी वो राजा कहला जाएगा। वो इसलिए कहला जाएगा क्योंकि उसके पास चमत्कारिक शक्ति होती है, इसलिए। तो इनको कैलोगियंस को इनको हटाने में बड़ी दिक्कत इसीलिए हो रही थी क्योंकि इन्होंने जो अपना सिद्धांत बना रखा था वो इसी सिद्धांत में बना रखा था कि राजा जो है उसको मेरोविंगियंस का ही होना चाहिए, तभी वो जो राज्य है वो सही चल पाएगा। लेकिन कैलोगियंस ने ये चालाकी भरा काम ये किया कि उन्होंने पोप को अपने साइड पर ले लिया। पोप आपने पढ़ा होगा, पोप जो है क्रिश्चियन धर्म में एक पोप होता है, जो कि जो धर्म का जितने भी क्षेत्रों में पोप के बहुत बड़ा भूमिका रहती है, उसी तरह से इन्होंने पोप को अपने अधीन मिला लिया था कैलोगियंस ने। और पोप ने क्या किया कि उसको भी पता लग गया कि अब मेरोविंगियंस की सत्ता इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि एक ना एक दिन इन्होंने जाना ही है। तो इन्होंने कहा कि जब कैलोगियंस है तो मैं इनका ही पक्ष ले लेता हूँ। और इन्होंने, पोप ने कैलोगियंस का एक व्यक्ति था पेपिन, इसको राजा घोषित कर दिया। और घोषित किस आधार में किया, ग्रेस ऑफ गॉड। ये ब्लड के आधार में नहीं हो सकते थे, जैसे मेरोविंगियंस ब्लड के आधार में राजा थे, ये नहीं हो सकते थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि हमको ईश्वर का ग्रेस, यानी ईश्वर की भक्ति के आधार में हम राजा बन रहे। और पोप ने इन्हें अपना आशीर्वाद भी दिया, ये कैलोगियंस। और यहीं से हमें देखने को मिलता है कि यहाँ से, जैसे हमने, आप भी अभी आगे के एपिसोड में हम देखेंगे कि मिडिल एज में जो रिलीजन था वो बहुत महत्वपूर्ण बन गया था। यानी जो राजा था वो रिलीजन के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर रहने लग गया था। यानी अगर पोप चाहता था तो राजा को सत्ता से हटा भी सकता था, इतनी शक्तिशाली पोप की पावर हो गई थी मिडिल एज में। तो मिडिल एज यहीं से शुरुआत मानी जाती है, मिडिल एज में। और इसके बाद हम चार्ल्स द ग्रेट राजा बनते, जिनको शार्लेमेन के नाम से भी जाना जाता है, जो जिनका शासनकाल 768 से 814 एडी के बीच में था। इन्होंने क्या किया, रोमन एम्पायर को रिवाइव किया, यानी वो उसके बाद भी हम पढ़ेंगे कैसे उन्होंने रिवाइव किया। लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या किया, सेक्शंस के जो जर्मन ट्राइब थी सेक्शन, उसके ऊपर इन्होंने लड़ाई घोषित करी और उनको हराया सेक्शंस को। इसके अलावा इन्होंने फ्रैंकिश किंगडम को, यहाँ एल्बे एक रिवर फ्लो होती है, यहाँ तक होती है, यहाँ पर एल्बे, यहाँ तक उन्होंने फ्रैंकिश किंगडम को फैला दिया था। यानी फ्रैंकिश पहले फ्रांस तक था, लेकिन शार्लेमेन ने क्या किया, यहाँ पर आक्रमण करके इन जगहों को भी उसमें मिला दिया, फ्रैंकिश किंगडम में मिला दिया।
ये वाले अभी बाहर थे, लेकिन ये एल्बे रिवर के अंदर वेस्ट की तरफ जो भी क्षेत्र थे वो फ्रैंकिस में मिल चुके थे। और उन्होंने होली रोमन एम्पायर की स्थापना की। उसे अभी हम पढ़ेंगे, जब हम होली रोमन एम्पायर का एपिसोड होगा तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और जो स्कॉलर थे आधुनिक दौर में, वो सालेमैन को यूरोप के फादर के रूप में भी जाना जाता है। इनको वो इसीलिए जाना जाता है क्योंकि इन्होंने यूरोप के बहुत बड़े भाग में शासन किया और बहुत बड़े भाग को एक यूनाइट भी किया था, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये सब उनके पास थे इस समय सालेमैन के पास। तो इसलिए इन्हें फादर ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं इसके बाद राइज ऑफ ईस्ट फ्रैंकिश जर्मन एम्पायर। क्योंकि हमारा टॉपिक यहाँ पर फ्रांस नहीं है बल्कि केवल जर्मनी है, तो हम जर्मनी में ही यहाँ पर केंद्रित होंगे। तो क्या बता, ट्रीटी ऑफ वर्धुन 843 एडी में घोषित की गई थी। इसके तहत जो फ्रैंकिश किंगडम था उसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया था आपस में। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि हमने अभी पढ़ लिया था कि जो फ्रैंकिश ट्रेडिशन है उसके हिसाब से जो ब्रदर्स है उनमें बराबर प्रॉपर्टी बनती है। तो उसी सिद्धांत के तहत यहाँ पर डिवीज़न हो गया था, जिसके तहत एक के पास तो फ्रांस आया, एक के पास बरगंडी यानी बीच वाली जगह आई, और एक के पास ये जर्मनी आया। ठीक है, इस हिसाब से ये डिवीज़न हुआ था। और इससे क्या हुआ कि यूरोप, क्योंकि जो एकता थी वो टूट गई थी, तो इससे सिविल वार का खतरा भी हो गया था। इसके अलावा यहाँ पर बहुत से आक्रमण भी हो रहे थे। अरब जो थे वो साउथ से आक्रमण कर रहे थे। वाइकिंग्स, वो जो वाइकिंग्स ट्राइब है वो ये भी जर्मनिक ट्राइब है, ये भी आक्रमण कर रही थी नॉर्थ से। तो ये जो और इसके अलावा जो जर्मनी वाला भाग है उसमें ये हंगरी की, इधर हंगरी आता है, हंगरी वाले आक्रमण कर रहे थे। हंगरी इसमें ईस्ट वाले भाग में जो जर्मनी फ्रैंकिस जर्मनी जिसे कहा जाने लगा, इसमें भी आक्रमण हो रहा था। तो इसके बाद क्या हुआ, जो ईस्ट फ्रैंक के जो किंगडम थे, जो कि जर्मनी वाला भाग है उसने जो उस समय राजा था हेनरी द किंग था, उसने अपने सेकंड सन यानी ओटो को राजा बनाया। ओटो उनका नाम था। और ओटो को इसलिए राजा बनाया क्योंकि ओटो का मतलब कोई भाई भी था, लेकिन वो भाई को कोई सत्ता नहीं मिली, केवल ओटो को ही पूरी पावर दे दी गई। इससे क्या हुआ कि जो फ्रैंकिश ट्रेडिशन था जिसमें बराबर बंटवारा होता था, वो फ्रैंकिश ट्रेडिशन को अब इन्होंने छोड़ दिया। और ओटो के राजा बनने के बाद वो केवल एकमात्र राजा रहा। इससे क्या हुआ कि जो विक्टन की समस्या थी वो उसका सॉल्यूशन मिल चुका था। और इससे ये भी हुआ कि अब ये जब 3 बंटवारा हो गया था, उसके बाद ये बंटवारा इस तरह से हुआ कि कभी भी कोई भी ऐसा राजा नहीं रहा जिसने फ्रांस जर्मनी को एक कर रहा। यानी अब ये जो बंटवारा हो गया था वो इस तरह से हो गया था कि जर्मनी जो था लगभग ये बंटवारा आपका हो गया था 843 एडी में। और 1806 तक जो होली रोमन एम्पायर के रूप में ये क्षेत्र जाने लगा, जर्मनी का जो भाग है। और लगभग 1000 साल तक ये जर्मनी जो है फ्रांस से अलग रहा। लेकिन ये जो यहाँ पर समझने वाली बात है कि फ्रांस के जो यहाँ पर लोग थे या राजा था जिसे फ्रैंक्स ही कहते थे, और यहाँ के भी जो राजा थे वो उन्हें भी फ्रैंक्स से ही निकले थे शुरुआत में। तो दोनों ही जर्मनिक ट्राइब। लेकिन 843 की जो ट्रीटी थी उसके बाद ये दोनों ही एक तरह से परमानेंटली अलग हो गए थे। फ्रैंक्स, एक वेस्ट फ्रैंक कहलाने लग गया और एक ईस्ट फ्रैंक, जिसे आगे तौर में हम जर्मनी के रूप में जाने जाएंगे। और जर्मनी का जो ईस्ट फ्रैंक वाला भाग था इसमें बहुत स्लाव्स, क्योंकि इधर रसिया है, इधर ऑस्ट्रिया है, इधर चेकोस्लोवाकिया है, पोलैंड है इधर। तो ये सब जो लोग हैं स्लाव्स कहते हैं इन्हें, यानी स्लाव्स इनकी एथनिसिटी है। तो ये इनके साथ इनका लगातार यहाँ पर लड़ाई होती रही, क्योंकि जो ईस्ट जर्मनी का भाग है वो अपना उसने आगे काफ़ी यहाँ पर आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह से उसने इतने बड़े भाग में कब्जा कर लिया था। तो इसी वजह से कब्जा किया था क्योंकि उसने सलाब्स के साथ लड़ाई किया और उनको हराया और उनकी ज़मीन में अधिकार अपना जमा लिया। तो ये सब भी हम पढ़ेंगे। फ़िलहाल ये वीडियो यहीं तक ही रखते। ये थोड़ा छोटा सा वीडियो था, ये इसीलिए था क्योंकि हमें इसकी ओरिजिनिटी को समझना महत्वपूर्ण है। तो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।